बेटा क्या देखना है वो बता देना अभी इसमें। चले भाई आज की क्लास के साथ। तो राजकुमार जी मुझे लगे चले गए अपने इसमें, आ जाइए आपके सामने। तो पहले सवाल के साथ आज की जो जानकारी है वो आ जाती है यहाँ, जिसमें सवाल ये है कि निम्न में से कौन ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। ये सामने आते हैं आपके चार ऑप्शंस में, तो आपको बताना है वो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ये रहा सवाल का जवाब जी। तो अगर आपके सामने आता है, ठीक है रूपम देख लेंगे बेटा। यहाँ तो ब्रिटिश जो है पहले भारतीय कौन थे, उनका नाम डब्ल्यू सी बनर्जी है, दादा भाई नेहरू है, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस सवाल का जो जवाब आता है सबसे पहले जो आपने दिया है डब्ल्यू सी बनर्जी। तो अगर किसी ने डब्ल्यू सी बनर्जी चुना है वो गलत है, बिल्कुल एकदम गलत। बाल गंगाधर तिलक चुना है वो भी गलत है, और अगर आपने गोपाल कृष्ण गोखले चुना है वो भी गलत। इस सवाल का जो सही बात है वो है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई जो नौरोजी हैं वो चुने गए थे किसके लिए, ब्रिटिश संसद के लिए। इसके बारे में देने, इनके कई सारे नाम के जाते हैं, बट इनका एक जो फेमस नाम है वो क्या है, अगर इन्हें देखेंगे तो आपको याद होना चाहिए। इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इसके अलावा ये जो है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी आईएनसी, उसके क्या है, 3 बार क्या है अध्यक्ष भी बने थे। 3 बार क्या है अध्यक्ष भी बने थे। तो अगर इस समय देखें तो इस वाली बात के साथ याद रखना, अगर कोई पूछेगा ये किस जगह, जैसे हर कोई आपने देखा होगा नेता राजनेता कहीं ना कहीं से चुना जाता है, किसी न किसी पोस्ट से चुना जाता है। तो सेंट्रल फेंसबरी एक जगह थी, याद रखना सेंट्रल फेंसबरी। तो अगर हिंदी में लिख देता हूँ आपके साथ फेंसबरी। तो जो फेंसबरी वो जगह थी जहाँ से ये क्या है जीते थे, और जीत के क्या है सेनेट में पहुंचे थे। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये भारतीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे 1885 में, लेकिन उस टाइम में ब्रिटिश संसद के सदस्य नहीं बने थे। कौन, डब्ल्यू सी बनर्जी। तो जो डब्ल्यू सी बनर्जी हैं ये हमारे क्या हैं, पहले वो बने थे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जानते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने ये बोला था। और गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। जो आपकी द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कैसे की थी, आपको इस सवाल का क्या देना है जवाब, जो है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बताइएगा क्या होगा सही जवाब जी। हम्म, चलो। तो यहाँ पर अगर आपके सामने आता है तो सवाल नंबर जो हमारा आता है 2। तो जो सवाल नंबर 2 हमारे सामने आ रहा है इसको देख लेते हैं क्या है। इसे आप बोलेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 है, मार्लियामेंटो सुधार 1909 में है, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जब सवाल का जवाब होगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा जी, चलेगा। अब आपके सामने अगर आते हैं यहाँ पर, तो जैसे ये सवाल आता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान द्वैध, आप इसके बारे में जरा समझ लेना। ऐसा हुआ था कि अगर देखेंगे तो पहले तो इस सवाल का जो नंबर 2 का जवाब है, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अच्छा एक बात बताओ, भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक दूसरा नाम भी था, क्या कोई बता सकता है वो जो दूसरा नाम था वो क्या था? कोई बता सकता है वो जो दूसरा नाम है वो किसके साथ आता है? जो दूसरा नाम आता है बताइएगा जी। अब आपके सामने अगर देखेंगे तो जो दूसरा नाम आता है, ये देखो आपने एक सुना होगा जिसको, हाँ बहुत बढ़िया, पूनम कुमारी एकदम सही जवाब दे रहे हैं। और इसमें मैं चैट नहीं पढ़ता बेटा, जवाब पढ़ता हूँ ताकि ये चीजें रहें। तो आपने चेम्सफोर्ड सुधार सुना होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, बस याद रखना छोटा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है उसको क्या है, इसका दूसरे नाम से भी क्या है जाना जाता है। अब सवाल आता है मॉन्टेग्यू के बाद में अगर इतनी देख लेंगे यहाँ पर, तो उन्होंने जब कहा तो इन्होंने क्या है, इसी अधिनियम के तहत हिंदुस्तान में पहली बार द्वैध शासन के बारे में बात हुई, दोहरे शासन प्रणाली लागू की। अब इसमें क्या है, दोहरी का जो, इसमें क्या कहते हैं, इसे 2 हिस्सों में बांटा गया। और जो 2 हिस्से होते हैं जो विषय थे, एक आरक्षित होता है, एक हस्तांतरित होता है, मतलब कि रिजर्व था, एक क्या था, ट्रांसफर था ये। अब इसके अलावा 2 बातें और आपके सामने इस ऑप्शन में है, इस सवाल में। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने, तो जो 1892 वाला इंडियन काउंसिल काउंसिल एक्ट आया था, भारतीय परिषद जो अधिनियम 1892 था, उसमें भी कुछ बात हुई। इसमें याद रखना बजट पर चर्चा करने की शक्ति गई थी, जिसमें क्या है अप्रत्यक्ष चुनाव की। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जो इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं जिसे आप अप्रत्यक्ष चुनाव बोलेंगे, तो यहाँ पर जो बात हुई थी वो किसकी थी, अप्रत्यक्ष चुनाव होगी। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे हमारे सामने की मोरले जो मार्लियामेंटो सुधार 1909 है वो को, तो मार्लियामेंटो में क्या था, मुसलमानों के लिए जो मोमडन्स थे उनके लिए क्या
क्या किया था, सेपरेट जो इलेक्ट्रोड का, तो इसका मतलब इनके लिए अलग निर्वाचन की बात, अलग निर्वाचन के बारे में बात याद रखो किसके लिए, मोमडन्स के लिए, कि भैया तुम्हारा जो है निर्वाचन क्षेत्र क्या होगा, वो अलग होगा। तो अगर कभी भी आप इस बारे में जाने तो जो मुसलमान लोग थे तो मुसलमानों के लिए क्या गया, अलग निर्वाचन, एक सेपरेट जो इलेक्टोरेट है उसकी वो गिर रही है। और भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आता है, याद रखना जो द्वैध शासन यहाँ पर आपको 1919 में शुरू होता है, तो अगर कोई पूछेगा द्वैध शासन का अंत कौन से के साथ हुआ, तो याद रखना द्वैध शासन का अंत होता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसने क्या करा, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया और वहां पर क्या करा, प्रांतीय जो स्वायत्तता क्या कर दी, लागू कर दी गई। ध्यान है। अब देखो अगर मैं आपको सिर्फ इस सवाल का जवाब देता ऑप्शन नंबर सी में, तो आप ना शायद कभी ये जान ना पाते कि इधर की तरफ इसका दूसरा जवाब है। तो अगर 1919 में शुरू हुआ था तो 1935 में। अब ये आप पर डिपेंड करता है, कुछ लोगों को इस क्लास की स्पीड चाहिए बेटा बुलेट ट्रेन जैसी, जो बुलेट ट्रेन जैसी आएगी, जो हिंदुस्तान में आई नहीं कभी वो होगा, और कुछ लोगों को चाहिए पढ़ने वाली। तो इस क्लास में जितने भी लोग आए, तो मैं पहले बता दूं, मेरे लिए जीएस की, करंट अफेयर्स की, सामान्य ज्ञान की क्लास का मतलब होता है जानकारी, और वो जानकारी मैं आपकी तरफ तब से देना चाहता हूं जिस जानकारी में आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है जी, तो करें भाई आपके सामने। अब इतना होने के बाद अगर आप चाहते हैं बेटा आंसर लगवाना, तो मुझे लगता है कि आपके पास यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, लेकिन इतने ज़्यादा डीप लेवल में जाने का रीजन सिर्फ एक ही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे पढ़िएगा। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ने के लिए आपको आराम से, भागा दौड़ी नहीं हो सकती। आप पीपीटी भी देखो कितनी बढ़िया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करना है आपको। पहला भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा क्रिप्स मिशन, तीसरा अगस्त प्रस्ताव और चौथा कैबिनेट। तो इन चारों को आपको इस सीक्वेंस में लगाना है कि कौन कौन कब कब कहां कहां किस टाइम किस पर आया है। तो अगर इस सवाल में देखेंगे तो जो ऑप्शन लोग भी दे रहे हैं यहाँ पर कि पहले दूसरा आया, आप कहना चाहते हैं क्रिप्स मिशन पहले आया, तो ये अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो चलिएगा। तो मैं आपके सामने रख देता हूं यहाँ। तो सबसे पहले मेरे बच्चे जो कल की तारीख है, कल की तारीख है तो 8 अगस्त, देखो जैसे 8 अगस्त को क्रांति वाला है ना, 8 अगस्त को भारत छोड़ो बात हुई थी, हाँ या ना, इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1940 को होती है, जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो वाइसराय लिंगतो था, उसने कहा कि भैया तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। तो अब आपके सामने ये वाली बात के साथ देखेंगे तो 8 अगस्त में जो हुआ वो अगस्त ऑफर जो है यहाँ पर 1940 में आया। तो यहाँ इसके बाद 1940 के बाद आप आगे बढ़ो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये आ गया। तो उसके बाद हमारे सामने आया था क्रिप्स मिशन। तो जो क्रिप्स मिशन आपके सामने आता है, ये आता है हमारा 1942 में। तो जब मार्च 1942 जब शुरू होता है, तो मार्च 1942 में इसकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। अब मार्च 1942 के बाद आपके सामने कैबिनेट मिशन, आप जानते हो सबसे बाद में आया होगा, तो आ जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन अगर आप देखोगे तो आया तो 1942 में था, लेकिन ये 1942 में आया था 8 अगस्त के दिन ही। तो अगर देखो 8 अगस्त के दिन क्या अगस्त प्रस्ताव था, 8 अगस्त के दिन ये था, बट साल दूसरा था। और मेरे बच्चे कैबिनेट मिशन तो आप जानते ही हैं कब आया था, 1946 में। तो इसका मतलब एक बात तय है कि चौथे वाला लास्ट में, और जो कैबिनेट मिशन है वो मार्च में आया था। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आप बड़े प्यार तरीके से याद करो। देखो क्रिप्स मिशन भी मार्च में आया, कैबिनेट भी आया, अगस्त प्रस्ताव और भारत छोड़ो दोनों किस में आए, अगस्त में आए। डन भाई। तो इसलिए मेरे बच्चे इसका जो सही क्रम होगा, सबसे पहले आपके सामने जो ऑप्शन में आएगा वो आएगा अगस्त प्रस्ताव, मतलब ऑप्शन नंबर 3, फिर आपके सामने क्रिप्स मिशन मतलब ऑप्शन नंबर 2, फिर आपके सामने आता है एक क्विट इंडिया मूवमेंट, और नंबर 4 पर आता है कैबिनेट। ये जो सीक्वेंस हमें प्राप्त होता है, जो सीक्वेंस हमें प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर ए में। तो जितने लोगों ने जवाब चुना ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे देखें भाई। तो इतना जानने के बाद नंबर 3 के बाद नंबर 4, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा के साथ साथ, इस क्लास को हमने कल भी पढ़ाया था, और कल भी मैंने आपको बताया था कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके साथ शिक्षा के साथ साथ और भी 5 चीजें जुड़ी थी। उस बारे में अगर आपको याद है तो फिर तो देखो फायदा है। आज देखो उसी से रिलेटेड है कि शिक्षा तो समवर्ती सूची में जुड़ी थी, लेकिन आपको ये बताना और क्या जुड़ा था। तो याद रखना 42वां संविधान
संशोधन जब 1976 में आता है तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में एक बड़ा बदलाव हो जाता है। 7वीं अनुसूची में जो बदलाव होता है उसमें क्या है, 5 विषयों के साथ राज्य सूची, जो 5 विषय थे वो राज्य सूची से क्या कर देते हैं, हटा दिया जाता है। और जो हटा दिया जाता है उसकी जगह आप क्या करते हैं, संघ सूची में, समवर्ती सूची में 5 विषयों को डाल देते हैं, ताकि केंद्र और राज्यों का दोनों को उस पर क्या है, कानून बना सके। इसमें जो सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया था वो शिक्षा को सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पे रखा गया था, लेकिन उसके बाद जो वन क्षेत्र थे, जो फॉरेस्ट वाला क्षेत्र था, उसको भी शामिल किया गया था। तो 2 ये हो गए, इसका मतलब वनों के साथ। अब आप सोचोगे कि पहला तो आ गया, दूसरा तो हो गया, अब ये वाली तीसरा, चौथा और पांचवा। तो अगर इन 3, 4, 5 में भी जानना चाहते हो तो मेरे बच्चे एक याद रखना, जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल होता है। तो अगर आप इसमें कह सकते हो वन से ही याद रखना वन्य जीव और पक्षी, वन्य जीव और जो है वह कि एवं पक्षियों के संरक्षण पर भी इसी पे बात कर दी। अब ये वाली बात अब पक्षियों पर, लेकिन वन भी आ गया, वन्य जीव भी आ गया। अब इसके बाद जो थी, जो नाप तोल का हिस्सा था वो क्या था, नाप तोल में याद रखना मेजरमेंट, नाप वह तोल, मेजरमेंट और वेट वाली चीजें यहाँ आ गई। इसके अलावा जो 5वां नंबर था वो था न्याय का। अब जो न्याय वाली बात थी वो किससे रिलेटेड थी, तो याद रखना न्याय का प्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, की उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। तो न्याय का जो प्रशासन है वो इसमें आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ये वाली बात तो याद रखना कितनी चीजें थी, 5, 5 में शिक्षा था। इस सवाल में एक ऑप्शन था, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको आप 1 के रूप में देखेंगे। ठीक है जी, चले। अब इतनी जानकारी देखने के बाद आपके सामने जो नंबर 4 है, 4 के बाद नंबर क्या है, 5 है। नंबर जो 5 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो आपसे पूछा रहे कि जुडिशियल रिव्यू है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से लिया है, बताइएगा जी। आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का जवाब देखने की कोशिश करते हैं क्या। तो हमने ये जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करते हैं, ये शक्ति जो है न्यायपालिका को अधिकार देती है कि मान लो कि विधायिका जो है, लेजिस्लेटिव जो है, कोई कानून बनाती है और कार्यपालिका के आदेशों की क्या है, संवैधानिकता को जांच कर सके। मतलब यदि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे या उसके मौलिक अधिकारों का कोई भी उल्लंघन करेगा तो अदालत उसे क्या कर सकती है, अमान्य घोषित कर सकती है। और यह प्रावधान जब हम प्राप्त करते हैं तो यह प्रावधान हम प्राप्त करते हैं कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से। और जो यूनाइटेड किंगडम वाली बात होगी वो कहाँ से है, यूके से। और जो यूके वाली बात होगी वो है लंदन से। और जो है लंदन से मेरे बच्चे वहाँ घूम के आना, तुम्हारे पास बढ़िया से भगवान करे पैसा आ जाए। इसके बाद अब जैसे पूजा कुमारी है, अब हम ये जानते नहीं तो पूजा कुमारी जो है पढ़ने के बजाय पूछना चाहती है प्रबल सर कहाँ हैं। तो बेटा प्रबल सर अपने घर गए हैं, प्रबल सर की क्लासेस उसी तरह के चलती हैं। तो मेरे स्थान पर प्रबल सर या प्रबल सर के स्थान पर हम नहीं आते, हम दो देते हैं। अब हम पूजा कुमारी जी से पूछना चाहेंगे कि पूजा कुमारी जी आप इनमें से ये बताइए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने क्या लिया है, यूएसएसआर राजस्थान से, रशिया से हमने क्या लिया, और कनाडा से हमने क्या लिया। क्योंकि तुम लोगों को पढ़ने के अलावा फालतू की जितनी बातें करनी है मेरे को तो समझ से भाई परे है। जी पूजा कुमारी जी बताएंगी, देखना भाई पूजा कुमारी जी का रिप्लाई आ रहा है क्या, बताएं पूजा जी। अरे मतलब या तो तुम्हें टिक लगा लो या हाँ, आया भाई जवाब। चलिए जब तक उनका जवाब आएगा हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, मैं ही आपको बता देता हूँ। तो जो हमारे रशिया से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, फंडामेंटल राइट। तो जो हम मौलिक कर्तव्य लेते हैं बेटा याद रखना, मैं इस क्लास में किसी को भी ना तो ये कहना आता कि वो मेरा मुरीद बन जाए, ना मैं ये कहना चाहता कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं, मुझे सिर्फ पसंद है पढ़ाना। और हाँ अभी आया कि नहीं आया, चलेगा। अब आपके सामने अगर देखेंगे तो हमने यूनाइटेड आ गया। अब अगर देखेंगे, अरे भाई साहब सॉरी जल्दबाजी में देख लड़की ने क्या, जुडिशियल वाला जो रिव्यू है वो क्या है, यूएसए से, सॉरी क्या है, यूएसए से। यूनाइटेड किंगडम से बेटा जो आएगा वो हमारा क्या है, संसदीय एकल प्रणाली, संसदीय प्रणाली है। अरे भगवान जी मैसेज के चक्कर में गड़बड़ हो गया। संसदीय प्रणाली बेटा वो सवाल का जवाब जो होगा ना, यहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये क्या है, संसदीय प्रणाली ली गई। मेरे को यू के दिख गया नीचे की तरफ, यूएसए है, ठीक है। हाँ यूएसए से आएगा, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य आते हैं हमारे। और जो कनाडा है, कनाडा से हमारी आती है संघीय व्यवस्था, क्या आती है, संघीय व्यवस्था। डन। हाँ कनाडा से जो हमारी आती है वो क्या आती है, संघीय व्यवस्था आती है। गड़बड़ करवा दी थी भैया, पढ़ लो मान जाओ, मैसेज में ध्यान मत दिया, तुम्हारी गड़बड़ होगी इसमें। आगे आगे बढ़े, डन, चलिएगा।
यूएसए से, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यूएसए से एक चीज और ले लें तो क्या हम यूएसए से मौलिक अधिकार ले सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स ले सकते हैं? मौलिक अधिकार, यस और नो में जवाब दो बस। यूएसए से फंडामेंटल राइट्स ले सकते हैं, यस और नो? चलेगा? डन। हाँ, तो याद रखना मौलिक अधिकार भी कहाँ से, हमारे यूएसए से हैं। अच्छा, अगर इसमें और थोड़ी सी जान के कौन कौन से देश से हमने क्या कर लिए, चलो एक काम कर लेते हैं, मैं आपसे कुछ बोलता रहूँगा, आपको क्या है मुझे जवाब देते जाना है कि किस किस के साथ। चलो आप कोई कुछ भी नाम शॉर्ट में लिखेंगे, यूएस से अमेरिका से बताओ क्या क्या हो गया, याद कर लें कौन से राज्य, कौन से से राष्ट्र से हमने क्या क्या लिया। अमेरिका से बताओ, जो मेजर मेजर से पूछूंगा बस, अमेरिका से बताओ, यूके से बताओ, उसके अलावा रशिया रूस से बताओ भैया, है ना, रूस से आपको बताना है। ठीक है, ब्रिटेन से हमारे सामने ये हो गया, ब्रिटेन से बताना है। इसके अलावा कनाडा से आपको बताना है, दो दो नहीं लिखता, एक कनाडा से बताना है, जर्मनी से आपको बताना है, ये वाले पांच, बाकी पूछूंगा, चलो बताते चलो। आयरलैंड वाला भी, आयरलैंड भी एक जरा काम का आता है बहुत, आयरलैंड से। चलो आयरलैंड से कितने लोग होते हैं, आयरलैंड ने तो हमें अभी क्रिकेट में भी हरा दिया था जी। तो अगर देखेंगे केंद्र के साथ, अगर देखेंगे संघीय व्यवस्था, ये हमने अभी जान ली थी भाई, इसके बारे में तो पता चल गया था कि जो संघीय व्यवस्था है वो हमने किससे ली है, इनसे ली है। चलो बहुत बढ़िया। रसिया से आपने अभी बता दिया कि सर जी क्या है, मौलिक कर्तव्य लिए जाते हैं, ये भी हमने कर लिया काम। मौलिक कर्तव्य के बाद हमने ब्रिटेन वाली बात पर अपने जान ही ली थी कि जो ब्रिटेन है, हमने इससे क्या लिया है बताओ? हाँ, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय प्रणाली, ये तुमने पता ही है। संसदीय जो प्रणाली है वो हमने क्या ब्रिटेन से ले ली। अच्छा एक बात और याद रखना, ब्रिटेन से हमने जो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता जो सिंगल सिटीजनशिप है वो भी हमने किससे ली है, ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा अगर कोई जो विधि का शासन, अमेरिका से मौलिक अधिकार हो गए। मौलिक अधिकार के अलावा एक चीज जो सबसे बड़ी बात है वो भी याद रखना, मौलिक अधिकार के अलावा जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, किस पर, राष्ट्रपति जी पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो हमने कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है महाभियोग। ठीक है, आयरलैंड से तुमने कुछ बताया कि नहीं बताया? आयरलैंड से अगर आप ले रहे हैं तो आयरलैंड से क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो बोला जाता है, राज्य के नीति निर्देशक, तो वो भी लिए हैं। अब आयरलैंड के अलावा जर्मनी का याद है कि नहीं है? जर्मनी से मेरे बच्चे याद रखना हमने क्या लिया है, आपातकाल। जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकाल ले लिया, ये भी हो गया। इसके अलावा और एक दो राज्य का नाम ले ले, मतलब राष्ट्र का नाम ले ले। चलो एक और बता दो, जो ऑस्ट्रेलिया है उससे बता दो कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है। और एक लास्ट में, ऑस्ट्रेलिया के अलावा जर्मनी आ गया आपातकाल, एक वो था दक्षिण अफ्रीका, बस ये बता दो, है ना, दक्षिण अफ्रीका से बता दो, दक्षिण अफ्रीका से। चलो क्या क्या जवाब, तो अगर आपने जवाब दिया तो याद रखना, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से भैया हम जो लेते हैं वो हमने जो हमारी समवर्ती सूची है ना, जिसमें शिक्षा जोड़ी है हमने कॉन्करेंट वाली समवर्ती सूची, हम यहाँ से लेते हैं। और दक्षिण अफ्रीका से भी, हम साउथ अफ्रीका से भी कुछ लेके आते हैं। तो जो हमारे संविधान संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, वो यहाँ से। अब बताओ भाई तुम्हें क्या चाहिए इससे ज़्यादा, है बेटा? है ना, देखो अब चैट नहीं पढ़ा तो कितना चाहिए, याद रखोगे तो किस किस देश से हमने क्या क्या लिया। कैसी रही है जानकारी, आई भाई समझ में, हाँ या ना? याद रखोगे दक्षिण अफ्रीका से क्या कर लिया, सही है। हम्म, प्रस्तावना की परिभाषा बहुत बढ़िया, इतना याद। पूजा जी सही है। हाँ, तो जो ऑस्ट्रेलिया से बेटा संवर्ती सूची में है, और जो हमारी प्रस्तावना है ना, उसकी जो भाषा है, बिल्कुल ये भी याद, सही, वो भी ऐड कर देते हैं, ये लो, है ना, बहुत बढ़िया। और कुछ, एक एक दो दो होंगे, बस जर्मनी से इमरजेंसी ले लें, यहाँ आगे बढ़े हम, बड़े भाई आगे, यहाँ तक आगे समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया सवाल आपको लेके आते हैं। जो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है? मतलब जो भी लोग हैं, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, वो आपसे ये पूछना चाहते हैं इस बात के साथ कि भाई हमारा ये हक है कि हम अपना मदरसा खोल लें, हम अपना क्या है मंदिर खोल लें, गुरुकुल खोल लें, हम क्या है भाई अपना, जो आपने सिख स्कूल देखे होंगे इस तरह, जो हम क्या है मिशनरीज स्कूल खोल लें। तो ये जो चलता है ये किस आधार पर चलता है जी? तो अगर आपने इस सवाल में देखेंगे नंबर 6 में, तो नंबर 6 का जो जवाब होगा,
सवाल नंबर 6 में ये आपकी किसके अंदर आती है, आर्टिकल 29। जितनों ने आर्टिकल 29 दिया वो बिल्कुल गलत है, जिन्होंने जवाब दिया है आर्टिकल 30, आर्टिकल 30, वो बिल्कुल क्या है, सही। अनुच्छेद जो 30 है वो इसका बिल्कुल क्या है, सही उदाहरण है अनुच्छेद 30। अब अनुच्छेद 30 जो है उसके बारे में, तो अनुच्छेद 30 जो है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है, और उसमें भी 30 में क्या है, पैरा जो 1 होगा, उसमें ये बात बोली गई है कि सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शैक्षणिक स्थान स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का मौलिक अधिकार क्या है, रखते हैं। याद रखना। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि आर्टिकल 28 क्या है, तो 28 याद रखना हमसे कहता है कि कुछ शैक्षणिक स्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा की उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता से होगी। आर्टिकल जो 29 जो मैक्सिमम लोगों ने जवाब दिया, 29 कहता है जो अल्पसंख्यक होते हैं उसके हितों के संरक्षण, जैसे उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति बात, तो याद रखना उससे संबंधित है ये संस्थान। मतलब कि मान लीजिएगा 29 है भाई, क्या हरियाणा की कोई भाषा है या उसकी कोई झारखंड की कोई भाषा है, तो उसे क्या है, शैक्षणिक संस्था के रूप में। और जो आर्टिकल 32 है उसे तो तुम्हें पता ही है भाई, संविधान की आत्मा बोला जाता है, और जो संविधान की आत्मा बोला जाता है यहाँ पर उपचारों का अधिकार, जिसमें रिट जारी होती है। तो इस सवाल के साथ जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। डन। आगे भाई, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं और नया नंबर आता है आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर ये 7। किस अर्थव्यवस्था में गिनी गुणांक मुख्य रूप से क्या मापता है। अब जो गिनी जो आपका गुणांक होता है आपके सामने क्या मापता है, पहला तो आपने देखा संचयी आकलन इस तरीके से बढ़ेगा समानता की, तो ये आपको बताता है मुद्रास्फीति की दर, आय व धन की असमानता, पूर्ण गरीबी और बेरोजगारी की दर। बताओ जरा। सर आपसे पढ़ा है यूपीएससी टीआरईटी में, आज बिहार वेस्ट चंपारण में पोस्टेड है ये सब क्लास में। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो नंबर आपके सामने आता है, तो जवाब ए दिया है कुछ लोगों ने, कुछ ने बी भी दिया है, अलग अलग। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में आता है कि जो आपके इनकम और जो वेल्थ है उसकी इनइक्वेलिटी, मतलब आय और धन की क्या होता है, असमानता। अब इसके साथ क्या होगा मैं समझा देता हूं। तो पहले तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। अब देखो गिनी गुणांक को जो बोला जाता है वो क्या होगा, तो गिनी गुणांक जो होगा किसी देश के नागरिकों में जो उसकी आय होती है या उसका जो धन होता है उसके वितरण की असमानता को मापता है। इसका जो मान होता है वो 0 से लेके 1 के से चलता है, तो कहाँ 0 से 1 के बीच में होता है, जहाँ 0 का मतलब होता है पूर्ण समानता और 1 का अर्थ होता है पूर्ण असमानता। याद रखना, अगर कोई तुमसे पूछे कि कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो 0 to 1 चलता है। क्या चलता है, 0 to 1। तो अगर कहीं पर 0 है तो इसका मतलब सब क्या है, समान है भैया, किसी में कोई भी कोई मतभेद। लेकिन अगर 1 है तो इसका मतलब असमान है। तो अगर आपके सामने आ जाए असमानता, जैसे भाई जनसंख्या का ये वाला हिस्सा जो है इसके पास पैसा कितना है, दूसरे के पास ऐसा कितना है। डन भाई। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वह आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा। डन। नंबर 7 के बाद नंबर 8 देना है जवाब। जी। तो ये कहना चाहता है कि आपके सामने एक आ जाता है जिसे हम महालोबनिस मॉडल बोलते हैं, जो भारी उद्योगों और तीव्र उद्योगीकरण पर केंद्रित था। भारत के किस पंचवर्षीय योजनाएं से जुड़ा हुआ था, तो महालोबनिस बिस, याद रखना। अब देखो ये कौन से 5 ईयर प्लान आज तो चलते नहीं है, क्योंकि अब तो योजना आयोग आ गया। अब इसके बारे में अगर आप बात करते चलेंगे तो जरा समझो, इसमें पहली पंचवर्षीय योजना, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो ये जो आता है मेरे बच्चे याद रखना, ये आता है सेकंड में। किसमें, 5 ईयर जो प्लान था वो क्या, सेकंड में जो है वो उद्योगों पर ध्यान देने वाली बात बढ़ने लगी, तो ठीक है जी, उद्योगों को बढ़ाने वाली बात आने लगी। अब जब उद्योगों को बढ़ाने वाली बात चल रही थी, तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसा हुआ कि सवाल सही, पहले समझो कि ये जो चला था वो था 1956 से लेके 1961 तक। तो 1956 से 61 5 सालों के बीच में आता है। सेकंड प्लानिंग कमीशन आता है। तो ये योजना जो है उस टाइम भारत के जो स्टैटिक जो सांख्यिकीविद थे जिनका नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस था, उनके मॉडल पर आ रहा है। इसका बेसिक जो चीज़ था हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे उद्योगों पर था। उद्योगों में जो स्टील वाले जो उद्योग होते हैं, रसायन वाले जो था, भारी मशीनें जो होती हैं, उस पर काम किया गया। अब इसी के दौरान अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में कुछ महत्वपूर्ण जो संस्थान है, जो इस यंत्र है वो, जिसमें अगर आप और कुछ ना याद रखें तो आप याद रखना जो भिलाई था वो,
आपने कभी सुना होगा राउरकेला, है ना, राउरकेला जो सुना होगा वो। और इसमें एक और था जिसको आपने दुर्गापुर सुना है कि नहीं सुना होगा। तो याद रखना इन तीनों का जो शुरुआत होती है वो इसी पॉलिस में या इसी प्लान के दौरान होती है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में उद्योगों को आगे बढ़ाने पर काम करता है। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख भी रहा था, जो 51 से 56 चली थी, उसको जो मॉडल बोला गया था वो कृषि पर आधारित था। पहले वाली जो थी वो क्या थी, कृषि पर आधारित थी। और कृषि पर आधारित इसके साथ एक मॉडल को जो नाम बोला जाता है उसको हेरोड डोमर, क्या बोला जाता है, हेरोड डोमर। तो कई बार इसे डोमेर किसी लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं पर आप अगर इसे पढ़ते हैं तो याद रखना है। डन भाई, आगे समझ में, आगे बढ़े। तो इसे हैरी डोमर मॉडल जो है ये पहले वाला बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल आता है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। सवाल ये भी आएगा कि प्रत्यक्ष क्या है, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो क्या होता है, इसको भी एक बार पकड़ लेंगे। फिलहाल आपको सवाल का जवाब देना है जो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर ही है। डायरेक्ट आपकी इस अकाउंट में सैलरी आएगी और सैलरी जैसे ही आएगी उस पैसे को गवर्नमेंट देखेगी, उसी के आधार पर आपसे क्या है, टैक्स लिया जाएगा। उसी के आधार पर टैक्स लेने वाली बात करने लगे तो बताओ जरा क्या होगा। अब देखो यहां पर क्या होगा, इस दिन मतलब नॉर्मली मेरे बच्चे इसको क्या बोला जाए, आयकर। जैसे हमसे और आपसे जो आयकर क्या है लिया जाता है, इस आधार पर। चलो, तो अगर आप यहां देंगे तो आपने जवाब दे दिया होगा। जरा समझो, जो डायरेक्ट टैक्स वाली बात है, तो प्रत्यक्ष कर मेरे बच्चे वो कर होता है जिसमें कोई व्यक्ति या संगठन सीधे सरकार को भुगतान करता है, ये उस पर लागू हो जाता है। आयकर क्या है, सीधा किसी व्यक्ति या व्यवसाय की कमाई पर लगाया जाता है, इसका बोझ किसी भी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं। मतलब डायरेक्ट टैक्स का मतलब कि मेरे अकाउंट में अगर 10,000 रुपये आए और उस पर कुछ टैक्स बना, चाहे 1%, चाहे 2%, चाहे कुछ हुआ, तो यहाँ पर, तो इसलिए मेरे बच्चे ये जो इनकम टैक्स होता है ये क्या। अच्छा एक बात बताओ, इनकम टैक्स के अलावा जो रेस्ट ऑफ द टैक्स हैं क्या वो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो याद रखना हाँ इनडायरेक्ट। जैसे हर वस्तु और सेवा की आपूर्ति पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर होता है जिसका अंतिम आर्थिक बोझ कौन उठाता है, उपभोक्ता ही उठाता है। याद रखना कौन उठाता है, उपभोक्ता ही। सीमा शुल्क वाली बात आएगी, जैसे कस्टम ड्यूटी वाली आएगी, तो कस्टम ड्यूटी जब भारत में आप कोई चीज आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, तो उस वस्तु पर लगाया। जैसे मान लीजिएगा कि मैंने लंदन से कोई एक टी शर्ट मंगाई, तो लंदन से वो जो टी शर्ट है वो 10,000 की थी, तो 10,000 की मैंने खरीद तो ली, लेकिन जैसे वो हमारे यहाँ आई उस पर जाते ही जो कस्टम ड्यूटी लगी और उन्होंने कहा क्योंकि अगर आपको इसे रिसीव करना है तो इस पर 3,000 और देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जो 10,000 की चीज़ है वो क्या है, 13,000 की मिल गई। जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारी जो गाड़ियां हैं जो विदेशों में सस्ती होती हैं, यहाँ पे टैक्स लग के क्या बन जाती हैं, महंगी। तो इसका मतलब बाकी सारे के सारे जो टैक्स हैं वो क्या है, अप्रत्यक्ष हैं। सिर्फ इनकम टैक्स से क्या है, प्रत्यक्ष है। नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंग अनुपात जो है सबसे कम था। मतलब जो सेक्स रेशियो रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार वो सबसे ज्यादा है और सबसे कम किस में रहा। जीएसटी 1 अप्रैल 1917 आसाम, 1917 की 2017 है भाई, 1917 2017। चलो गलती तो गलती है, हमसे भी हो जाती है, आपसे भी, से अपडेट ही तो करना अपने को। तो अगर देखेंगे जो सबसे 1,000 पुरुषों पर हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब आपने देखा भी होगा, तो जब 2011 में आए तो भैया हरियाणा में जो 1,000 पुरुष थे, तो 1,000 अगर पुरुष थे तो उनके साथ अगर हम फीमेल देखी गई तो महिला का जो था वो क्या था, 879। अब 879 का मतलब हो गया कि एक तो भैया 80, 20, 21 एक कम है, 100 एक कम, तो 121 जो है, मतलब पुरुष 121 ज्यादा थे, महिलाएं 121 क्या थी, कम थी। हाँ 1 जुलाई। तो हरियाणा का जो लिंग अनुपात था वो 1,000 पुरुषों पर केवल 879 था। और अगर देखा जाए तो भारत का अगर इसी चीज पे पूछ लिया जाए पूरे हिंदुस्तान का, तो मेरे बच्चे याद रखना पूरे हिंदुस्तान के बारे में अगर कोई बात करेगा तो हिंदुस्तान का जो था वो 1,000 रेशो पे कितना था, 943। हाँ 943। इसका मतलब जो लिंग अनुपात था पूरे इंडिया का जो था 2011 की जनगणना के अनुसार 943 था, जिसमें जो अगर आप हरियाणा की बात करेंगे 879 था। अब अगर देखेंगे भैया क्या पंजाबी कुछ ज्यादा है, ऐसा नहीं कि भैया आगे था पंजाबी, बस वो है कि हरियाणा बदनाम हो गया, पंजाब का नाम नहीं आया। पंजाब में जो था वो 800 क्या था, 95 था।
895। किसी की इच्छा हो रही होगी सर जी उत्तर प्रदेश का बता दो, भैया उत्तर प्रदेश वाले फिर भी सही ठीक ठाक में आगे थे, और उत्तर प्रदेश में क्या था 912। और अगर बात करोगे राजस्थान की, तो राजस्थान में 1900 पड़े ही, आपने देखा होगा बेटियों की शादी ये फलाना, लेकिन राजस्थान फिर भी क्या था, सबसे सही था। डन भाई। अच्छा, अगर ये वाली बात आ जाइए तो राज्य की बात है, अगर मैं राज्य हटा दूं और राज्य हटाने के बाद यहां पर केंद्र शासित कर दूं, क्या कर दूं, केंद्र शासित कर दूं, तो आपको ये बताना है जो केंद्र शासित था वो कौन सा था जिसमें सबसे कम था, कौन सी यूटी था जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम था, बताना यूटी में। चलो। हम्म। यूटी में जो है, देखो नहीं पुदुचेरी नहीं था, यूटी में याद रखना बेटा दमन और दीव। क्या है, दमन एवं दीव। देखो मेरे बच्चे, मेरे कुछ कमिटमेंट होते हैं, और जो कमिटमेंट है मैंने उसको, क्या मुझे पता था कि मैं अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस क्लास को और पिछले वाली क्लास को ले रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है कि बारिश हो रही है, मैं अभी रात को जा नहीं सकता, और रात को दाह संस्कार होते नहीं हैं, और फिर आपको मैं अब हमेशा उतना एक्टिव होके पढ़ाऊँ वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हर चीज़ के पीछे के कान, आप लोगों को लगता होगा कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी चलती रहती हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हम ना ये देखते हैं कि ये कमिटमेंट हो सकता है किसी को लगे यार देखो यूट्यूब की क्लास लाइव ज़रूरी थी कि वहाँ जाना चाहिए था। आप अगर वहाँ समझेंगे तो, क्योंकि मैं अभी वहाँ पहुँच ही नहीं सकता, इसलिए शायद मैं आज रात को ऑफिस में रुकूँगा, सुबह सुबह फिर जल्दी जाऊँगा। तो अभी ना हर टाइम उतना एक्टिव होकर नहीं पढ़ाया जा सकता। तो मैं इसको सिंपैथी लेके आपके सामने आऊँ कि नहीं यार देखो मेरे घर में ऐसा और फलाना है ऐसा, उसके बाद तो मुझे लगता है जो है वो ठीक है, बट क्लास में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बार बार उस चीज़ को कहना या बोलना अब अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नया नंबर 10 के बाद ये दमनदीप याद रहेगा भाई। और देखो अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी तक कितने सवाल करा दिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने अभी तक कितने सवाल करा दिए तो कितने सवाल हो चुके हैं हमारे, बताइएगा जरा। कितने सवाल हो चुके हैं जरा बताइएगा फटाफट। हाँ जी, कितने सवाल हो चुके हैं भाई हमारे। हम्म। हम्म। तो आपने कह दिया होगा कि 10 वाला, देखो अब एक बात तो ये है कि सवाल 10 लगे होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँ कि अगर सवाल ही काउंट करने थे तो सवाल तो काउंट किए जा सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे मुझे लगता है कि मैंने 10 सवाल के साथ, हर सवाल के साथ आपसे 4 ऑप्शन भी क्लियर किए होंगे, और 4 ऑप्शन के क्लियर होने के साथ साथ मैंने उसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है तो वो भी आपके सामने। तो मेरा काम इस क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, पहले बता दूं। मेरा इस क्लास में जो मतलब होगा, ये क्लास मेरी एक बड़ी दिल के करीब होती है जीएस वाली, मेरा मतलब होगा आपको क्या है, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कितना दे पाऊँ मैं, मतलब सवाल में जितनी, एक से एक सवाल में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो पाए, जितना, क्योंकि जीएस का कोई अंत नहीं होता, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन से कर रहा हूँ, मैं आपको नंबर नहीं कर रहा। ठीक है, चलेगा आगे। प्रीति बेटा हमेशा चेंज होगा तब भी बदलेगा बाबू, ठीक है। चल, अध्ययन मंत्रा की वो, बस अगर तुम जिस दिन ये समझ जाओगे कि अध्ययन मंत्रा क्या करता है, उस दिन आप हमसे पूछोगे ही नहीं, ये वाली बात। सवाल आपके सामने आता है जो हमारा है ये वाला, कि क्वेश्चन नंबर अगर आया 11, तो कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बताइए कर्क जो रेखा है वो कहाँ से नहीं गुजरती, बताइए जरा। चलिए, तो आपने अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो अगर नहीं गुजरती तो आपके सामने अगर देखा यहाँ पर, तो हमने पहला गुजरात है, त्रिपुरा है, झारखंड है, उड़ीसा है, बताइएगा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। हाँ जी, तो अगर हम देखेंगे तो ये हमें पता है कि जो हमारी कर्क रेखा है वो जो बीच से गुजर रही होगी, ये कुल मिला के मेरे बच्चे कितने से गुजरती है, 8 से। कितने से गुजरती है, 8। अब बहुत सारे लोगों ने इसकी ट्रिक भी बना रखी होगी, तो मुझे लगता है ट्रिक से ज़्यादा जरूरी होता है नॉर्मली नाम याद करना। तो अगर आप बढ़ेंगे तो भैया गुजरात देख लेना, गुजरात से राजस्थान आना, राजस्थान से मध्य प्रदेश आओगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ आना, छत्तीसगढ़ से झारखंड आओगे, झारखंड से वेस्ट बंगाल आओगे, उसके बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा से क्या है, मिजोरम। अगर फिर भी ये वाली बात है तो आपने कई बार हो, मित्र पर गमछा जार, आपने सुना होगा ना, मित्र पर, आगे होगे बहुत सारे, गमछा, आगे होगे ना याद, मुझे लग रहा है दर्द है ना, हाँ गमछा जार।
तो गमछा जो है ना वो word, गमछा झार। अब देखो इसमें अगर देखोगे तो आपके सामने एम भी मिल गया यहाँ पर जो होगा, तो एम से अगर देखोगे तो ये मिल गया भैया आपके सामने, पा भी मिल गया, रा भी मिल गया, गा भी मिल गया। तो अगर मी से देखोगे तो मिजोरम आ जाएगा, मी से देखोगे तो क्या है, मिजोरम आपके सामने आ गया, मिजोरम आ गया। मिजोरम यहाँ तरी से देखो तो आपके सामने क्या होगा, त्रिपुरा आ गया। अगर पा से देखोगे तो आपके सामने पश्चिम बंगाल याद आ जाएगा, वेस्ट बंगाल जिसे आप बोल रहे हो, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद अगर याद करोगे आ गया रा, रा से मेरे बच्चे राजस्थान याद आ जाएगा, रा से क्या होगा, राजस्थान याद। गा से अगर देखोगे तो क्या होगा, गुजरात याद आ जाएगा। एम से देखोगे तो आपके क्या है, मध्य प्रदेश याद आ जाएगा। चा से देखोगे तो आपको क्या है, छत्तीसगढ़ याद आ जाएगा। और झा से अगर देखोगे तो आपको झारखंड याद आ जाएगा। अब मुझे लगता है ये याद हो गई कि नहीं होगी, झारखंड आ जाएगा। डन, आगे बढ़े। हाँ, क्रमशः वाली कोई जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखना। डन भाई। चलिए अब इसके साथ अगर देखेंगे यहाँ पर, हाँ तो ये ट्रिक बेटा ये याद रखना, सीक्वेंस में नहीं, इसलिए मैंने सीक्वेंस में आपको बता दिया था, ठीक, सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया था अलग से। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से जो नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन से बारे में अगर बात करेंगे यहाँ पर बताओ जरा। अब देखो यहाँ पर आपके सामने पूछ रहा है कि कौन से उसमें सही जाएंगे, तो सवाल आपके सामने आता है कृष्णा पैनगंगा से, गोदावरी इंद्रावती से, कावेरी जो है भीमा से, और नर्मदा जो है तुंगभद्रा से। तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा बताइएगा, चलेगा। तो अगर इस सवाल में देखेंगे आपके सामने यहाँ बढ़, चले आए भाई, बहुत बढ़िया। तो अगर देखेंगे तो सही विकल्प के रूप में जो पूछा है कि सही है, तो सही में तो भाई दो ही है, और दो सॉरी मतलब एक ही है, जिसका नाम क्या है, गोदावरी और क्या है, इंद्रावती। जो गोदावरी और इंद्रावती हैं उनका बिल्कुल सही। इंद्रावती जो नदी है वो गोदावरी नदी की क्या है, प्रमुख बाएं तट से सहायक नदी आती है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कोई कृष्णा और पैनगंगा का जिक्र करने लगेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो जो यह पैनगंगा जो नदी है वो गोदावरी का हिस्सा है, याद रखना। जो पैनगंगा ये किसका, अगर कोई ये पूछ लेगा तो ये भी किसका हिस्सा है, गोदावरी का। तो इसका मतलब इसका भी सही कर देते हैं भाई, ये गोदावरी का। अब जो कावेरी और भीमा वाली बात आ जाती है, गलत है, क्योंकि भीमा नदी जो है, ये जो भीमा नदी है ये मेरे बच्चे कावेरी का नहीं है, ये किसका है, कृष्णा नदी का है। तो इसका मतलब ये भी बात सही होगी। और जो तुंगभद्रा आपके सामने आता है वो नर्मदा का नहीं आता, तुंगभद्रा जो है वो याद रखिए वो किसके साथ जाती है, कृष्णा नदी के साथ। तो मुझे लग रहा है ये भी जानकारी आपकी सही होगी, कौन कौन किस किस के साथ जाता है। डन भाई। तो इसलिए इस सवाल के साथ आपने जो जवाब दिया वो हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर आता है कि 100 वर्ष के समय मानने पर निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सबसे अधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP ओवर ए 100 ईयर टाइम स्केल। बताना जरा क्या होगा इस सवाल का जवाब। चलिएगा। अब आपने अगर इस, हाँ चलो, तो नंबर 13 का अगर आप जवाब देंगे तो मेरे बच्चे 13 का जो जवाब होगा ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जो है, नहीं, ये सवाल का सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो अगर आपके सामने नंबर डी है तो ये 100 वर्ष के समय पैमाने पर इसकी ग्लोबल वार्मिंग जो क्षमता है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। तो अगर नॉर्मल देखें, कोई पूछेगा लगभग कितनी है, तो भैया जब 100 वर्ष में इसकी मापी गई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, मतलब उसके भी गुना 23,000 कुछ गुना ज्यादा है। तो इसको मतलब समझ लेना कि निमटाई देगा, है ना। वायुमंडलीय जीवन काल जो होता है सबसे लंबा भी है, लगभग 33,000 वर्ष, उसके 3300 वर्ष के आसपास है। दूर संचार में भारी मात्रा में उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है। ये तुमने देखा ना, छोटे छोटे वो जो तार आते हैं लगाते हैं ऑप्टिकल, उस पर देखे गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं हर क्लास में नॉर्मली पीपीटी चेंज करता हूँ, तो ये बताओ जो पीपीटी तुम्हारे सामने है ये किस रूप में दिख रही है, कैसी लग रही है, कैसी है, बढ़िया लगती है, समझ को आसान बना देती है ना, सुंदर। चलो अब इसका मतलब जो होता है, जैसे आपने आईपी देखा होगा यहाँ वाला, तो मेरे बच्चे इसका नाम होता है TIR। क्या होता है, TIR। और जो TIR होता है वो जो आपके सामने आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या है जी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा? टोटल इंटरनल। अब ये जो होता है ऑप्टिकल फाइबर जो होगा, इसी भौतिक सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है। नॉर्मली आपने साइंस में जब पढ़ा होगा इस तरीके से, जब प्रकाश की जो किरण होती है वो किसी सघन माध्यम जैसे कांच से या हवा उसके विरल माध्यम से गुजरती है, तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। और दूसरे माध्यम से जाने के बजाय उसी माध्यम में क्या है? वापस, मतलब इसके आने का और इसके जाने का जो स्पीड होता है वो हमेशा, इसीलिए तुमने देखा होगा जब भी किसी के यहाँ इंटरनेट में एक तो वायर लगती थी, एक आजकल फाइबर प्लान लगने लगे हैं, तो फाइबर उसमें अगर देखेंगे तो जो आपकी इंटरनेट की स्पीड है वो क्या है? ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए सवाल का जो जवाब ऑप्शन नंबर सी। मिनमाटा रोग जो है, एक बच्ची ने पूछा कि सर जी बायोलॉजी का सवाल ले आइएगा। अभी हमारे सामने शोभित शर्मा बच्चा है। शोभित, बता मेरे बच्चे क्या होगा जवाब इसका? कि मिनमाटा रोग जो है मानव शरीर में किस भारी धातु की अत्यधिक विषाक्तता के कारण होने वाला एक गंभीर और न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होगा। पहला शीशा के पारा है, दूसरा कैडमियम है, फिर आर्सेनिक है। चलिए, हमारे सामने उन्होंने मांगा और तुरंत ही जवाब आ गया। चलिए, ये अगर आप नॉर्मली देखेंगे इसके साथ, तो ये जो सवाल का जवाब होगा पारा, जो बिल्कुल क्या है? मरकरी पारा। अब इसके बारे में एक चीज और मैं आपकी आंखें खोलने वाली बात बता देता हूँ। इतिहास में अगर इसके बारे में हम जाएंगे तो ऐसा माना जाता है कि यह बीमारी पहली बार जो है ना, बिल्कुल पहली बार 1956 में जो देखी गई थी, वो एक शहर में देखी, एक राज्य में, तो एक स्टेट में देखी, सॉरी एक कंट्री में देखी गई थी जिसका नाम था जापान। क्या होगा? जापान। आजकल लोग तो बोल देते हैं ना कि तुम मेरे जापान हो बिना पी वाले, तो यह अलग बात होगा। लेकिन जापान का एक मिनमाटा शहर है, वहाँ खोजी गई थी। वहाँ पर एक रासायनिक कारखाना था जिसमें कुछ औद्योगिक अपशिष्ट थे, जिसमें मरकरी को मिनीमाटा खाड़ी में क्या है? बहा दिया गया था। ये जब क्या है, दूषित पानी से क्या होगा? मछलियों को खाने से क्या होगा? स्थानीय लोगों में गंभीर तरीके से क्या है? फैल गया था। तो इसलिए अगर देखेंगे तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। पहली बार अगर जिक्र देखेंगे तो 1956 में जापान का शहर था जिसका नाम था मिनमाटा। डन भाई। निम्न में से कौन सा विटामिन कोलेजन के संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है और पानी में घुल जाता है? मतलब कौन सा होता है? ये बड़ा आसान है, आपको पीपीटी से भी समझ में आ ही जाएगा। और ये आएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो है ये विटामिन सी है। तो विटामिन सी वैसे भी घुलनशील होता है, तो नींबू निचोड़ दे तो तब भी होगा। अच्छा, विटामिन सी में एक एसिड होता है, वो क्या नाम से होता है जिसकी वजह से विटामिन सी जो है वो पानी में घुल जाता है? विटामिन सी जो होता है, नॉर्मल हम उसे कुछ बोलते हैं, डैश एसिड करके बोलते हैं। किसी को पता है क्या बोलते हैं उसको? रकवीक? नो। बहुत बढ़िया, पूनम कुमारी का बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चे। उसको कुछ एस्कॉर्बिक क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। बहुत बढ़िया, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया। नंबर 9, जो पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से मानव नींद जागने के जो चक्र है स्केरिडिन रियम को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? ये सवाल तुम लोगों के लिए, हमारे लिए, जो हमारी नींद ना आजकल खराब हो जा रही है ये वाले के साथ। तो ऐसा हुआ कि आपके सामने अगर देखेंगे तो इसका नाम थायरोक्सिन होगा, मेलाटोक्सिन होगा, एड्रेनलिन होगा, कोटिन, तो इसका नाम है मेलाटोनिन। क्या होगा? मेलाटोनिन। तो जो मेलाटोनिन है भैया, ये क्या होता है? ये हार्मोन ना हमारी जो जैविक, जो हमारी मतलब घड़ी होती है, जो नींद साइकिल होती है, जिसके जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। तो इसका मतलब जो मेलाटोनिन होता है ये हमारे क्या है? पूरे के पूरे जागने को नहीं। अब मेलाटोनिन क्या होता है कि जो हमारा ये मस्तिष्क होता है, भेजा होता है, तो इसमें स्थित एक छोटी सी पीनियल ग्रंथि द्वारा क्या होता है? चलता है। इसका जो काम होगा, लाइट से प्रभावित होगा। शाम को जैसे ही अंधेरा होगा, अंधेरा होने के बाद जो बॉडी होगा इसका टेम्परेचर क्या है? बढ़ना शुरू हो जाएगा स्तर इसका, जिसके कारण धीरे धीरे हमें नींद का एहसास होने लगता है। और जैसे जैसे सुबह आएगी तो सुबह होने पर उजाला होगा, और उजाला होने पर इसका जो लेवल है वो कम होता चला जाता है, तब जाग जाता है। इसका मतलब मेलाटोनिन के बारे में बात। तो हम अगर नॉर्मली साइंस में जाते हैं तो साइंस भी उस अंधेरे को और रोशनी को लेके बताता है कि जो पीनियल ग्रंथि के अंदर चलता है उसके द्वारा जो चलती है मेलाटोनिन, जैसे जैसे अंधेरा होगा नींद की तरफ बढ़ना शुरू होगा, जैसे जैसे हम सवेरा होगा हमारी आंख खुलना शुरू। इसीलिए नींद के टाइम आपने देखा होगा तो हम अक्सर बत्तियां, लाइट जो है वो बुझा देते हैं। तो इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है। अच्छा, एक बात अगर आप देखेंगे तो हमने ना, मैं आपको बता दूं एक बात, मैंने शायद आपको नहीं दिखाई तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज। हमारी एक ना यूपी आ, बुक है जनरल नॉलेज की।
किस नाम से थी, मैंने डाली थी? हाँ, यही था ना, मैंने इसमें डाली थी यार। हमने देखे। मैं इनको एक चीज दिखाना चाहता हूँ बच्चों को। मैंने तुम्हें बुक दिखाई थी सामान्य ज्ञान की, हाँ या ना? देखना मैसेज में। मैंने तुम्हें सामान्य ज्ञान वाली जो नई बुक है जो हमने बताया अपडेट करके दिखाई थी कि नहीं दिखी? हाँ, शायद दिखाती थी ना। कल नहीं दिखाई इन लोगों को मैंने? पूछना ये और नो। अगस्त है, कल कितनी तारीख थी, नहीं दिखाई? एक बार सारे लोग यस और नो में लिखो मैसेज में, ऐसे कैसे पता चलेगा यार मेरे को? स्पीड से बताओ, स्पीड से बताओ, यस और नो। तुम लोगों को नहीं दिखाई? रुको फिर देखते जाओ। हाँ, ये लो। देखो, जब ना ये जो किताब थी हमें तब पता चल गई थी, जब मैंने कहा ना टीजीटी वाला जब नोटिफिकेशन आया था, तो तुम लोगों को बाद में ही आ रहा। तो अब इसमें क्या है कि जैसे हमने वॉल्यूम 1 हमने ये पहले ही तैयार कर दी थी, क्योंकि यूपीएस उसका जो यूपी का जो सिलेबस अपडेट होना था वो मेरे पास बहुत पहले ही आ गया था। तो मैंने इसके बारे में सोचा, मैंने कहा यार किसी को बताऊंगा तो लगेगा किताब बेचने वाला काम हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या करा, बहुत तरीके से हमने बना दे जैसे। तो हमने जो आपका सिलेबस है ना जीएस का, जो ये पैट का जो सिलेबस होता है, यूपीटी जीटी पीजीटी का जो सामान्य ज्ञान 30 नंबर वाला वो रहा। तो यहाँ पर आपके सामने आए, देखो जनरल साइंस के, हेल्थ के, कंप्यूटर आईसीटी जो जुड़ा था, इसमें हमने क्या कर दिया, खंड 500 वन लाइनर जोड़ दिए, एडवांस एमसीक्यू जोड़ दिया, 1000 के फुल लेंथ टेस्ट जोड़ दिए। ये किताब लगभग हमारी वॉल्यूम 3 में आएगी, और 3 वॉल्यूम में जब आएगी उसमें, तो हमने जब इसमें स्टेट के लिंक लर्निंग ऑब्जेक्टिव जैसे कि भाई स्टेट में जैसे जनवरी से जो सरल जेवर का वो क्या हुआ, यूपी जो बजट 2026-27 आया वो हुआ, अभी रिसेंटली जो जेवर वाला जो अंतर्राष्ट्रीय निर्णय तो 15 जून। तो इसमें 5 अगस्त तक की अपडेट है, बट ये किताब आपको अभी नहीं, 15 अगस्त के बाद मिलेगी, तो 15 अगस्त के बाद देखना। इसमें हर चीज मिलेगी तुम्हें, यूपी टीजीटी पीजीटी कौन सी चीज को कस्टम किया गया, कहाँ पर जो लोग गलत न्यूज देते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेसवे क्या है, जेडपीडी जो जीडीपी है वो क्या है, तो इस पर हम बाद में एक दिन पूरी किताब दिखा दूंगा। तो उसमें हमने जानकारी दी है साइंस की, इनकी सारी चीजों की। अब देखो नया आता है कि कंप्यूटर और इंटरनेट जो शब्दावली होती है उसमें एक वर्ड होता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल, उसका पूरा नाम क्या होता है जल्दी बताइएगा, बताइएगा। हाँ, चले ठीक है। जेवर बेटा नोएडा गौतम बुद्ध नगर के उसमें ही माना जाएगा, है ना, हमारे नोएडा के उसमें आता है। तो नंबर अगर आपके सामने होगा तो सवाल नंबर जो आपके सामने आता है हमारा, वो आता है क्वेश्चन नंबर 18, एसएमटीपी। तो एसएमटी का जो मतलब होगा उसको हम सीधा सीधा बोलते हैं कि सिंपल, कहीं वर्ड लिखा होगा ये रहा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जब आईसीटी के उसमें जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के ट्रांसमिशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लेयर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। जब आप कोई मेल भेजते हैं तो जो भी क्लाइंट या सर्वर से इसी प्रोटोकॉल के माध्यम से क्या है पूछता है। अब इसमें से अगर देखने की बात होगी यहाँ पर आगे, तो अन्य जो है वो किसी भी तरीके से कंप्यूटर की जो वो कैब के साथ रिलेट नहीं करते। निम्न में से कौन एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें विद्युत रूप से मिटाया और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसे अब आप एक बार क्या है इरेज कर सकते हैं फिर दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। तो नॉन जो वोलेटाइल है, ऐसे आप देखेंगे तो ये रोम तो होगी, रीड एक्सेस मेमोरी में, रीड ओनली मेमोरी में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने यार रोम दिख गया, इस रोम के साथ क्या है ईईपी भी दिख गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो। अच्छा, किसी को इसकी फुल फॉर्म पता है? किसी को इसकी फुल फॉर्म पता है, बताओ जरा। चलो, ये वाला भाई अगर तुम्हें पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर कर देना, नहीं पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगर आपके सामने ये देखेंगे यहाँ पर जवाब, तो अगर यहाँ देखेंगे कौन सा एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल में अगर जाओगे, इसको दिया किसी ने नहीं, इसका नाम होता है बेटा, अगर ईईपी देखोगे तो रीड ओनली मेमोरी तो लास्ट में आ गया। ई का मतलब इलेक्ट्रिकली, ई का मतलब इरेजेबल, और पी का मतलब प्रोग्रामेबल। तो याद रखना। तो इस सवाल के साथ अगर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हो सही है। नंबर 20, कंप्यूटर नेटवर्क में जो फायरवेल आपने पढ़ा होगा, जो आप फायरवेल पढ़ते हैं उसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होगा?
तो जो पीपीटी में, धन्यवाद, है ना, बहुत बढ़िया। तो अगर आपके सामने सवाल आ रहा है इसका होगा, तो ये क्या करता है कि मान लो आप कुछ फाइल खोल के बैठे हो और अचानक से किसी पड़ोसी ने आपके उसमें क्या कर दिया, वायरस भेज दिया, तो करप्ट होने से बचाने वाली बात। इसका मतलब ये कंट्रोल करता है और ब्लॉक कर देता है अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस, मतलब जो फालतू को लोग ट्राई कर रहे हैं इस तरीके से। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो फायरवॉल होता है उसका मुख्य कार्य यही होता है। अब आपके सामने अगर देखेंगे तो ये क्या करता है, सुरक्षा के लिए किया जाता है। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अब मैं आपसे आज की क्लास में इजाजत चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ नॉलेज की क्लास में और भी क्वेश्चन थे मेरे बच्चे। तो करंट अफेयर से रिलेटेड भी सवाल हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड भी हैं, कुछ नए सवाल भी थे। तो आज अगर अभी तो मैं इसको क्लास को ख़त्म करना पड़ेगा, आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम कल, है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अपना ज़रूर करते रहिएगा। उसके बाद इन रेस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चंस को हम कल या नेक्स्ट क्लास में कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।